आज से हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम पीटी का सबसे पहला जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पॉलिटी का पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। यहाँ पर पॉलिटी का एक अच्छा खासा वेटेज आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम में आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पॉलिटी को हम हिंदी में बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत आराम आराम से विद पीपीटी विद पीडीएफ, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो आपको कल ये वीडियो कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 6 PM पर आपको डेली एक लेक्चर दे दिया जाएगा। इस लेक्चर को आपने पढ़ना है और अपनी नोट्स पर ज़रूर लिख लेना है। तो एक बात मेरे भाई आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, सारी चीज़ें हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं कि पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था में सिलेबस क्या क्या होते हैं। आइए हम उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मेरे भाई यहाँ पर संवैधानिक विकास, यानी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। आपको पता होगा 1895 में भारत की पहली डिमांड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सारी की सारी जो भी इवेंट्स हुए थे उस समय कांग्रेस के साथ में, वो सारे के सारे हम कहाँ पर पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में संविधान का निर्माण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। हकीकत में इसमें निर्माण में 1857 की जो क्रांति थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो हम 1857 की क्रांति को भी पढ़ेंगे। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पढ़ते हैं वो संविधान का निर्माण पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सभा बनाई गई थी उस सभा का गठन किस तौर पर हुआ था, उस सभा को गठन कैसे किया गया, कैसे 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 इस गठन जो गठन है इस सभा ने वो काम किया, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद में सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के जो सोर्स थे, कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए गए। आपको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, कुछ कुछ फैक्ट को, कुछ कुछ तथ्यों को हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए। जैसे कि हमने यूएसए से अगर बात करें तो मौलिक अधिकार उठाया, और संसद की जो द्विसदनात्मक प्रणाली है उसको ब्रिटेन वगैरह इस सब चीज़ों से मैंने उठाया। इसके बाद में जो आपने देखा होगा प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें जो है अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ग्रैब करी है। अब इसके बाद संविधान के भाग आते हैं और यहीं से संविधान जो है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब भाग में जैसे आप फर्स्ट भाग पढ़ेंगे तो फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आप पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आप पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। तो भाग एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो बुक के पहले आप क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स। बुक के पहले आप इंडेक्स कर रहे होते हैं, तो इंडेक्स को ही हमने एक तरीके से भाग बना लिया। तो यहाँ पर आपको 22 भाग होंगे, इन 22 के 22 भागों को हम मान के चलते हैं कि इनको हम पढ़ेंगे। 395 प्लस जो आर्टिकल्स होंगे, मूल आर्टिकल्स, इन सारे के सारे आर्टिकल्स को भी हम पढ़ेंगे। तो ये भागों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स, यानी कि भारतीय संविधान सभा की जो अनुसूचियाँ थी, जैसे कि अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है, दल बदल कानून, अनुसूची शेड्यूल 6 पे क्या लिखा है, अनुसूची 11 पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करते करते टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इन 12 शेड्यूल्स को हम हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं शेड्यूल्स से। प्रस्तावना प्रियम्बल मैंने आपको पहले बता दिया। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ना है, जैसे कि कोई मूवी रिलीज होती है ना, एक तरीके से कोई मूवी, तो आप उसका ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस मूवी में क्या क्या होगा, क्या क्या फिल्माया गया है, क्या क्या इसका आकलन, यानी कि आप ट्रेलर देख करके उस पूरी मूवी का आकलन कर लेते हैं। वैसे ही प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स, सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं आपको इस प्रस्तावना में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, ये दोनों प्रकार का। इसके बाद हम देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 से लेकर के 4 जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसमें हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है। कोई अगर राष्ट्र भारत में सम्मिलित हो जाता है तो क्या वो भारत से कभी दूर जा पाएगा। इन सारी चीज़ों को हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एकदम देहाती और गाँव की लैंग्वेज में, जिससे आप सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम नागरिकता, सिटीजनशिप जो है, ये पार्ट 3 आ जाता है आपका, नागरिकता, सिटीजनशिप। इस सिटीजनशिप में हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम जो उस समय आया था,
एनआरसी, सीएए जो भी होगा सारी चीज़ें हम एनआरसी ये पढ़ेंगे, सीएए ये पढ़ेंगे। ये सारी की सारी नागरिकता जो भी अपडेटेड पैटर्न अब आया है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नागरिकता कैसे छोड़ी जाती है, नागरिकता कैसे मिल सकती है, कौन-कौन से अगर आप काम कर देते हैं तो नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। ये बहुत सारे प्रश्न नागरिकता से आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि एक प्रश्न आपको आना ही है। तो हम सिटीज़नशिप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। मौलिक अधिकार की अगर बात करें यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये 6 कौन से राइट्स हैं? देखिए, समानता का यानी कि जो आपका सिमिलैरिटी का अधिकार होता है, इक्वालिटी का अधिकार है, वो आप पढ़ेंगे। फ्रीडम का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है उसको, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसी संवैधानिक उपचार को B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला। तो इन सारी चीज़ों को आप देखना, यहाँ पर ये 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे। 7 पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब संपत्ति के अधिकार को हमने यहाँ से हटा दिया। क्यों हटाया? अब संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, कौन से केस में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ये सारी बातें हम इसी वीडियोस में, इसी जो सीरीज आपको पॉलिटी की मिलने वाली है, इसी पे हम सारी चीज़ें जानेंगे। आइए इसके बाद में आप देखते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, जिसको आप DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये चौथे खंड पर आपको मिलेंगे, भाग 4 पे। मौलिक कर्तव्य, जो आपके टोटल मौलिक कर्तव्य हैं अभी 11 मौलिक कर्तव्य, इन 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आर्टिकल से लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। राष्ट्रपति के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हो जाती है, इन सारी चीज़ों को। इसके बाद उपराष्ट्रपति जो आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में भी हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम नीचे पढ़ेंगे तो नीचे आपको प्रधानमंत्री एक अहम पार्ट मिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर, PM। इस PM के बारे में भी हम डिटेल में और हिंदी भाषा में आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद PM की जो मंत्रिमंडल होते हैं आपको पता ही होगा, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी जो कार्य हैं, वर्क वगैरह हैं, इन वर्कों के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो कार्य करने की शैली होती है, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। नियुक्ति कैसे है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। इसके बाद महान्यायवादी जो आते हैं, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जिसको हम AGI बोलते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम अटॉर्नी जनरल के बारे में भी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम पार्ट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के 3 भाग होंगे, राज्यसभा होगा, इसके बाद में आपकी लोकसभा भी होगी, इसके बाद आपका राष्ट्रपति भी होंगे। इन तीनों भागों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि राज्यसभा कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे कार्य करती है, कितने कितने मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स को चुना कैसे जा सकता है, हटाया कैसे जा सकता है, बहुत सारी डिटेल। संसदीय जो समितियां बनती है ना, जैसे कि अब मान लीजिए कोई करप्शन हो जाता है तो उसकी एक समिति बनती है, उसकी एक कम्युनिटी बनती है, तो इस कमेटी वगैरह के बारे में हम, संसदीय जितनी भी कमेटी बनती है, मोस्टली 7 कमेटी हैं संसदीय में जो इम्पोर्टेंट है, इन इम्पोर्टेंट समितियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्टेट की बात करें तो वहाँ पर सबसे जो ऊपर दर्जा दिया जाता है वो गवर्नर को देते हैं। तो भैया गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत हम जो है गवर्नर का पद होता है उसको पढ़ेंगे, हटाया कैसे जा सकता है, इनके पावर क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, ये सारी बातें। इसके बाद में आप देखना, उत्तर प्रदेश का सबसे अहम पार्ट मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेसी, इसके बाद में विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि जो राज्य विधानमंडल होता है ना, उसमें 2 भाग होते हैं, विधानसभा और आपका विधान परिषद। इन दोनों मुख्य भागों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। न्यायपालिका जो होती है, जुडिशरी, जिसमें ऊपर सबसे आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके बाद में तमाम अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। इन सारे की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि न्यायपालिका आपकी कैसे कार्य करती है, न्यायपालिका के हेड को कैसे चुना जाएगा, शपथ कैसे दिलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको एक प्रश्न UP SSSC पेट में ज़रूर देखने को मिलता है। बहुत डिटेल में करेंगे सारी चीज़ें। संविधान संशोधन होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन अमेंडमेंट को जो एक बिल लाया जाता है, अमेंडमेंट बिल भी आता है, ये बिल में कितने सदस्य भाग लेते हैं, बिल में कैसे वोटिंग होती है, बिल को कैसे लाया जा सकता है, और बिल के बाद, संशोधन के बाद में नियमों को कैसे लागू किया जाता है, सारी बातें। पंचायती राज व्यवस्था एक अहम पार्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% बनता है, 2025 में भी बना था, आप लोगों ने अगर परीक्षा दी होगी तो पंचायती राज को। इसके बाद नगर पालिका, ये काफ़ी अहम पोर्शन है।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जिसको हम एमसीडी बोलते हैं ना, नगर पालिका, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद एक अहम चीज़ और आप देख रहे होंगे कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और राज्य सरकार होती है, इसके बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है, इनके दोनों के कार्य कैसे, अगर ये दोनों, अब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि राज्य और केंद्र वो पटरी है, वो लाइन है, इस पे एक ही पटरी पर दोनों ट्रेनें दौड़नी होती है और इन दोनों ट्रेनों को इस तरीके से शेड्यूल किया जाता है ताकि ये दोनों आपस में लड़े ना। तो इन दोनों के कार्यों को इस तरीके से शेड्यूल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये दोनों आपस में कभी लड़ाई ना करें, कभी विवाद इनका ना हो। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया है। तो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे कि ये संबंध कैसे स्थापित हुए, कौन सी चीज़ें राज्य कर सकता है, कौन सी चीज़ें केंद्र कर सकता है। संवैधानिक निकाय जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो यूनिट होती है इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट्स, इन यूनिट्स के बारे में हम बहुत ही देसी भाषा में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन कैसे कार्य करता है इंडिया में, कैसे इलेक्शन होते हैं। अभी जो एक नया मुद्दा आपने सुना होगा, जो मुद्दा चला था कि भैया एसआईआर का मुद्दा है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एसआईआर का मुद्दा चला था, ये एसआईआर को भी हम इस बार डीप में समझेंगे क्योंकि इससे एक प्रश्न बन सकते हैं। ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है 2026 के लिए। तो एसआईआर भी चुनाव आयोग ही करवाता है, तो एसआईआर भी पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी निकाय हैं, वो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके बाद में स्टेट पीसीएस जो होते हैं, सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कुछ आयोग बनाए हुए हैं, जैसे कि छोटे छोटे आयोग से इन बारे में। एक वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। एनसीबीसी, एनसीएस और एनसीएसटी, ये जो आयोग होते हैं ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एसटी आयोग, ओबीसी आयोग जो होता है, और आपका एसटी एससी आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग, अति आयोग, जिसको आप जाति आयोग बोलते हैं, जिसको आप जनजाति आयोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये जो, जैसे मान लीजिए कि जो जनजाति आयोग होता है ना, इसके अध्यक्ष क्या कार्य क्या होता है, उनको नियुक्त कैसे किया जा सकता है, उनकी जो टेन्योर होगा वो टेन्योर कितना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे गैर संवैधानिक निकाय। कुछ ऐसे भी निकाय हैं, कुछ ऐसी भी यूनिट है जिनको हम संविधान में कंसीडर नहीं करते, लेकिन उनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि नीति आयोग हाल ही में बना था, 2017 में इसका नाम चेंज हुआ था, मैंने आपको कई बार पढ़ाया। तो इस नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस नीति आयोग के जो जो अध्यक्ष होते हैं वो डायरेक्ट पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि जो एनएचआरसी होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका कार्य क्या होता है, इसके अध्यक्ष की जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद विधि आयोग जो लॉ कमीशन होता है, इसके बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, इस सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सिलेबस है। तो आइए सबसे पहले अब हम कुछ फैक्ट यहाँ से जानना स्टार्ट कर देते हैं। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपने राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी नाम का शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसके बाद में आपने सुना होगा राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको हर दिन हर घंटे आपके कान में गूंजते ही होंगे। इसके बाद पॉलिटिक्स और राजनीति, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, ये चार ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपने अगर समझ लिए तो आप इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की जो राज्य व्यवस्था है, इंडिया की जो पॉलिटी का विषय है, ये आपके जहन में उतर जाएगा अगर आपने इन चारों जो टर्म है इनको समझ लिया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी में बनता है, जहाँ से हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं कि पॉलिटी शब्द एक्चुअली आया कहाँ से। तो अब ये सारी जो बातें हैं, जो मैंने अभी चार आपको बातें बताई, इसको आप 2 मिनट के लिए साइड में कर देना। जो मैं अब बताने वाला हूँ वो चीज़ बड़े गौर से सुनना। एक जगह है इस धरती पर जिसका नाम है ग्रीक, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनान। ग्रीक, यूनान। इस यूनान में एक जगह है, ग्रीक में एक जगह है यूनान, और यूनान में एक बड़ा फेमस शब्द है पॉलिस। ध्यान देना, कौन सा शब्द? पॉलिस, POLIS, पॉलिस। पॉलिस शब्द बड़ा फेमस है। इस पॉलिस शब्द का जो मतलब होता है वो मतलब होता है सिटी या फिर स्टेट, यानी कि नगर या फिर राज्य। इस पॉलिस शब्द का मतलब क्या है? नगर या फिर राज्य। अब इस पॉलिस शब्द के आगे के 4 शब्द अगर आप देखेंगे तो लिखा है पॉली, यानी कि देखना POL और I, पॉली। और अगर आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी के 4 शब्द आगे कौन से हैं तो देखेंगे पॉली, पॉलिटिकल के कौन से हैं तो पॉली,
और पॉलिटिक्स के कौन से हैं, पॉली, यानी कि पक्का कहीं ना कहीं इस पॉलिस शब्द का इन तीनों शब्दों से कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो संबंध क्या है, एक क्वेश्चन आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कई बार पूछा गया था 2022 में, मैंने 21 में सॉरी, जब मैंने एग्ज़ाम 22 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपी पेट का, 14 और 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे यही प्रश्न दागा था एग्जामिनर ने। आइए वो प्रश्न क्या था जान लेते हैं। वो प्रश्न ये था कि पॉलिटी जो होती है, ये पॉलिटी जो शब्द है भारत में, इसको किस भाषा से लिया गया है। तो आप अब समझ चुके हैं, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया है। कई बार आपको एग्ज़ाम में ग्रीक भी मिलेगा, कई बार आपको यूनानी भी मिलेगा। ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, यानी कि पॉलिटी, पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, ये तीनों की तीनों भाषाएं आपकी कहाँ से ली गई हैं, ये यूनान से ली गई हैं, ये ग्रीक से ली गई है। एक प्रश्न आपसे यहीं पर दागता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि अभी बेस आपका मजबूत करना है। जब आपका बेस एक अच्छा स्टैंड पे पहुँच जाएगा तब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे और स्पीड में करेंगे। दूसरी बात, मैंने ये तो जाना कि पॉली शब्द का मतलब होता है राज्य या फिर नगर, लेकिन ये राज्य जो है ना, ये राज्य यानी कि स्टेट, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए अब इस राज्य शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं, इस राज्य शब्द को खोल खोल करके देखेंगे कि एक्चुअली हम राज्य बोलते किसको हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको कैसे देता हूँ, मैंने मान लिया कि ये कोई एक इंसान है, ये भाई साहब एक कोई इंसान है। आप इंसान को इंसान क्यों बोलते हैं, देखिए कुछ खास बातें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको इंसान बोलेंगे। सबसे पहले इनके अंदर मानवता होनी चाहिए, इनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके अंदर दया होनी चाहिए, यानी कि करुणा होनी चाहिए। तीसरी बात, इनके अंदर एक अच्छी समझ होनी चाहिए, एक अंदर जो समझ होती है ना, एजुकेशन होती है, या फिर आईक्यू लेवल आप बोल लीजिए, या फिर जो एक ब्रिलियंटेंसी होती है वो होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये एक परफेक्ट मानव है, ये एक परफेक्ट इंसान है। वैसे ही राज्यों के अंदर भी 4 क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो 4 क्वालिटी किसी राज्य के अंदर नहीं है तो फिर हम उसको राज्य नहीं बोलेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक चीज़ को लेकर के कि हम यहाँ पर राज्य के मामले में बात कर रहे हैं, यानी कि यूपी और बिहार की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का मतलब किसी राज्य यूपी और बिहार से नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य को इंडिया बोला गया है, यानी कि इंडिया को ही राज्य और राज्य को ही इंडिया। बचपन में एक आपने देखा होगा ना शक्तिमान, तो गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। अब समझते हैं, इंग्लिश में मैंने एक लाइन लिखी है, इंडिया इज अ पब्लिक स्टेट, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। इसका हिंदी अवतरण अगर करेंगे तो होता है हिंदी, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। ध्यान देना, भारत क्या है, राज्य है। तो आपको यहीं से एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि भारत एक राज्य है, एक स्टेट है, ना कि देश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को देश के रूप में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, किसी भी आर्टिकल में नहीं दिखाया गया। इंडिया को हमेशा राज्य बोलते हैं। तो भैया फिर जो यूपी और बिहार है, ये क्या होंगे, आपके मन में ज़रूर एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा। तो हम आम बोलचाल की भाषा में इनको स्टेट कह जरूर देते हैं, लेकिन ये बच्चों स्टेट नहीं है, इनको प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम प्रांत बोलते हैं, ये प्रांत होते हैं। ध्यान देना भैया, ये आपको बात चुभ रही होगी लेकिन ये सच्चाई है। जो स्टेट होता है उसको हम इंडिया, यानी कि इंडिया को हम स्टेट बोलते हैं। जो यूपी बिहार जैसे हम जिसको आज तक हम राज्य जानते थे, वो प्रांत होते हैं, ना कि राज्य। वो क्या होते हैं, वो प्रांत होते हैं, वो प्रांत होते हैं। और इन्हीं प्रांतों को मिलाकर के क्या बना है, इंडिया स्टेट बना है। ठीक है, तो अब जो इंडिया स्टेट है, ध्यान देना, जो ये इंडिया स्टेट है, इस इंडिया स्टेट की क्या खास बात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको दिया था कि इंसान को इंसान होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही किसी भी राज्य को अगर एक राज्य बनना है, किसी भी देश को राज्य बनना है, तो उसके लिए 4 शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। यानी कि अगर इंडिया ये 4 शर्तों पर खरा उतरता है तो वो एक राज्य बन जाएगा, वो एक देश बन जाएगा। सबसे पहली शर्त आपकी हो जाती है निश्चित भूभाग, यानी कि किसी भी देश को अगर देश बनना है तो उसके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए।
क्या इंडिया के पास में अपना निश्चित भूभाग है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर गुजरात और ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से हमने भारत रूपी राज्य से एक कसौटी से कस दिया है। यानी कि भारत के अंदर अपनी एक निश्चित भूभाग है, अपना एक लैंड है। तो इंडिया हमारा पहली शर्त तो क्वालिफाई कर गया। आइए दूसरी शर्त, तो भैया इनकी एक लोग होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन है? ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरे विश्व में नंबर 1 आते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के नाम पर तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा देर बात करनी चाहिए। आप सभी बड़े समझदार हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। पॉपुलेशन के मामले पर तो हम टॉप पर आते हैं। हमने ये भी क्वालिफाई कर लिया। तीसरी जो शर्त है देखेंगे कि सरकार, इंडिया के अंदर अपनी सरकार होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारी सरकार, शुरुआती सरकार देखेंगे तो कांग्रेस थी। आज की अगर हम सरकार देखेंगे तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ जी भैया बिल्कुल, इंडिया हमारा क्या क्या है? इंडिया के हमारे अंदर ज़मीन भी है, हमारे इंडिया में जनसंख्या भी है और हमारी एक सरकार भी है। ठीक है, तीसरा भी पॉइंट हमने क्या किया यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया। चौथे पॉइंट पर देखते संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी, यानी कि जो इंडिया की सरकार है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो सॉवरेन होनी चाहिए। अब सॉवरेंटी के भी अपने अपने पैमाने हैं। इस सॉवरेंटी को भी 2 भागों में बच्चों हमने बांटा। एक अंतरिम सॉवरेंटी यानी कि इंटरनल, ध्यान देना, इंटरनल सॉवरेंटी, इंटरनल सॉवरेंटी, और एक हमने जो माना एक्सटर्नल सॉवरेंटी, एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक, और एक्सटर्नल का होता है बाह्य सॉवरेंटी। अब आइए इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब होता है कि भारत की सरकार भारत के अंदर हो रहे सभी गतिविधियों को कंट्रोल कर रही होगी, तो ही हम इंटरनल सॉवरेन होंगे। हाँ जी बिल्कुल, कंट्रोल करते हैं। हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। हमारे लोग क्या करेंगे? सरकार के हाथ में। रोजगार सरकार देती है। यानी कि सारे के सारे जो आंतरिक मामले हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही क्या करती है? हैंडल करती है। एक्सटर्नल मामले कैसे? जैसे कि विदेश मंत्रालय, यानी कि किसी भी दूसरे देश का फोर्स हमारे ना हो, कोई दूसरा देश हमारे देश पर फोर्स ना कर रहा हो। हम इंटरनल और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र होंगे। हमें जिस भी देश के साथ में, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया आज रसिया से तेल इंपोर्ट करना चाहता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है, तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े, तभी हम कहेंगे कि हम इंटरनल सॉवरेंटी क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको किसी दूसरे देश के साथ निर्भर होना पड़ रहा है अपनी पॉलिटिकल या फिर विदेश मंत्रालयों को लेकर के, तो फिर आप इंटरनल सॉवरेन, एक्सटर्नल सॉवरेन आप नहीं हैं। और आप जब तक इंटरनल एक्सटर्नल सॉवरेन नहीं होंगे तब तक आप स्टेट नहीं कहलाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें, हालांकि अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेलर के रूप में बताया है। हम इस सॉवरेन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है? और आप समझ भी गए होंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाने का जो हमारा अंदाज रहेगा। एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरी तबीयत जो है ना, गला वो थोड़ा सा चोक हो गया है, यानी कि गला हमारा थोड़ा सा बैठ गया है। इसीलिए 3 दिन यहाँ पर आप लोगों की क्लास नहीं हुई। थोड़ा सा फीवर हो जाने के कारण मैं आपको थोड़ा अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया हूँगा फर्स्ट क्लास में, जो कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि 1 से 2-3 क्लास के बाद में हम जिस तरीके से बैटिंग करेंगे, आप भी समझोगे कि क्या पढ़ा दिया पॉलिटी के अंदर। एक एक चीज़ को प्लेलिस्ट मैं आज ही बना दूंगा, प्लेलिस्ट जा कर के आप यहाँ पर देख लेना। सारी की सारी क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जून के लास्ट में आपको, लास्ट जून में आपको यहाँ पर क्या, पेट का फॉर्म आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हर बार की तरह वही गलती कि जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, रह जाओगे आप। दुनिया बहुत आगे निकल गई और आप बहुत पीछे। तो तैयारी अभी से, आज से, नाउ टिल डेट, यानी कि आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपको 6 PM से डेली क्लास मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो भैया स्टार्ट कर दीजिए पॉलिटी की क्लास। सारी की सारी संपूर्ण जीएस हम लोग ख़त्म करेंगे। कुछ और अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।